निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला। सारे प्रश्न ज्योग्राफी सेक्शन से होंगे, बहुत ही मज़ेदार होगा। शांतिपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आगे बढ़िए, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं, वरना रोज रोज ये झिझिक 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 की ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा। एक बार ही जिए, बेहतर तरह से जी रहे। आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, माल्थस थ्योरी। ये माल्थस थ्योरी जो है बहुत ही फेमस थ्योरी है, बहुत ही आसान थ्योरी है, और ये आपको पता होगा, बहुत ही लोगों को पता है, इसलिए आपको ही पता होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। चलिए इसके बारे में समझिए। देखिए, माल्थस जो कि 18वीं सदी के एक ब्रिटिश फिलोसफर थे और अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने ध्यान दिया कि जो एक एक्सपोनेंशियल फार्मूला निकाला उन्होंने ग्रोथ के बारे में, कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ आखिर किस तरह से बढ़ता है। अब ये थ्योरी क्या करता है? थ्योरी कहती है कि फूड प्रोडक्शन विल नॉट बी एबल टू कीप अप विद द ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब जिस रेट से, जिस दर से मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगी, उस रेट से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाएगा, और परिणाम क्या होगा? डिजीज, फेमाइन, वार और आपदा आएगा। और ये जो बीमारी, ये भूकंप, ये सूखा, ये बाढ़, ये काला मिट्टी, ये सब आएगा। और उनका कहना क्या है कि बाय नेचर ह्यूमन फूड इंक्रीजेज इन स्लो अर्थमेटिकल रेशियो। मनुष्य की जो भोजन की जो ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति जो होगी बहुत ही स्लो अर्थमेटिकल रेशियो से होगा। मैन हिमसेल्फ इंक्रीजेज इन ए क्विक जियोमेट्रिकल रेशियो। लेकिन मनुष्य की जो उत्पादन होगी, मनुष्य की जो संख्या बढ़ेगी, वो जियोमेट्रिकल रेशियो में बढ़ेगी। अनलेस, तब तक वांट एंड वाइज स्टॉप, कि जब तक इच्छाएं और जब तक आपकी ज़रूरतें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। ख़त्म तो कभी नहीं होगी। द इंक्रीज इन द नंबर is necessarily limited by the means of the subsistence population invariably increases when the means of the subsistence increases, unless prevented by the powerful and obvious checks. The theory propounded by the Malthus can be, आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि food is necessary to the life of the man and therefore एक्सरसाइजिंग ए स्ट्रॉन्ग चेक ऑन पॉपुलेशन। तो बहुत ज़रूरी है, जनसंख्या पे इतना विशाल जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से चेक करना बहुत ज़रूरी है, रोकना है। शॉर्ट में समझ लीजिए, पॉपुलेशन एक नेसेसरली लिमिटेड है। पॉपुलेशन इज नेसेसरली लिमिटेड बाय द मीन्स ऑफ फूड। जनसंख्या जो होगा ना, वो ऑटोमेटिक जो है ना, खाना के कारण प्रतिबंधित हो जाएगा। पॉपुलेशन इंक्रीजेज faster than the food production, where the population increases in the geometric progression, food production increases in arithmetic में बढ़ेगा। आप अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक का तो कथा जानते ही हैं। अगर आपकी मैथमेटिक्स ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल समझ जाइए। जैसे कि मैं आपको 1 2 3 4 ये है डिफरेंस, देखिए डिफरेंस तो दोनों में b बराबर 1 है। अगर दो सक्सेसिव पदों का अंतर अगर 1 है तो ये है AP में, अर्थमेटिक में। लेकिन अगर एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर फिर तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये है जीपी का फॉर्मूला सीधा है आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा। ठीक है, हर अगला पद जो होगा वो आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगा, तो इसको जीपी बोलते हैं। तो जनसंख्या जो होगी वो आर स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी, लेकिन जो खाना है, जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, जो संसाधन है, उसकी पूर्ति केवल और केवल एपी के रूप में होगी। माल्थस यही कहता था। पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेज व्हेन द मीन्स ऑफ द सब्सिस्टेंस इंक्रीजेज। जब जब संसाधन बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ेगा, तब तक प्रिवेंटेड बाय सम ऑफ द पावरफुल चेक। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोई पावरफुल इस पर प्रतिबंध ना लगा दिया जाए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेक विच कैन कीप द पॉपुलेशन ऑन ए लेवल by means of subsistence. दे आर प्रिवेंटिव, दूसरा है पॉजिटिव। या तो प्रिवेंटिव या तो पॉजिटिव, 2 चेक है। आप किस तरह से लगाइएगा आप जानिए।
Consider the following statement regarding the international migration 2020 highlight. इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 पर विचार करना आपको. इट इज़ पब्लिश्ड बाय द ILO. इज इट राइट? इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट जो है या 2020 है, क्या इसका पब्लिकेशन ILO के द्वारा होता है? इस रिपोर्ट के तहत इंडियन जो डायस्पोरा है, जो विदेशी लोग जो बाहर रहते हैं, भारत के जो लोग, इंडियन डायस्पोरा इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. क्या लगता है आपको? इस माइग्रेशन रिपोर्ट के तहत आपको ये पता चल जाएगा कि भारत की जो प्रवासी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा विश्व में फैले हुए हैं. यूनाइटेड स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट. तो क्या सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो अमेरिका में होता है क्या? सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका पसंद करते हैं. इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट के माध्यम से जो भी हो, ये हाईलाइट है. मतलब आपको ये ध्यान नहीं देना कि ये कब का, लेकिन इसमें क्या होता है, कौन इसको निकालता है, ये आपको ध्यान देना. सबसे पहली बात, इसका सही जवाब है केवल 2 और 3, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो है वही गलत है. क्योंकि ये जो इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट है ये निकाला जाता है UNDISA के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर के द्वारा निकाला जाता है. इसके कुछ इंपॉर्टेंस रिपोर्ट देख लीजिए. हालांकि ये पुराना रिपोर्ट है पर इस पर ज़्यादा हम लोग को फोकस नहीं करना है. कोविड-19 ने पूरी की पूरी मोबिलिटी को ही डिस्टर्ब कर दिया, आपको पता ही होना चाहिए. दुनिया पूरी तरह से स्थगित हो गई थी, रुक गई थी. पूरा का पूरा 2/3 इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब एक तरह से चुप हो गया था, रुक गया था पूरा का पूरा. हालांकि फिर भी एक बार जान लीजिए, अभी भी अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है. मतलब अमेरिका को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं माइग्रेशन के रूप में, प्रवासी सबसे ज़्यादा. मतलब 5.5 करोड़ के आसपास 2020 का डेटा ये बोलता है, जो कि पूरे पूरे के पूरे जो दुनिया का जो टोटल माइग्रेशन होता है उसका 18% है. और जर्मनी दूसरा स्थान पे आता है. ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया भी है, उसके बाद रसिया है, UK है. इंडिया जो है टॉप लिस्ट कंट्री विद द लार्जेस्ट डायस्पोरा. और सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं अमेरिका में, वहाँ वो भारत के लोग जाते हैं. लगभग मान के चलिए 2 करोड़ लोग, अभी तो 2.5 करोड़ हो गया. लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर. अपने बच्चों का जन्म जो होता है लगभग मान के चलिए वो इंडिया के बाहर पैदा हो रहा है बच्चे. और अब तो और भी संकट की बात है कि ये लगभग अभी हाल में 20 लाख के आसपास जनसंख्या जो है वो अपनी नागरिकता, भारतीय नागरिकता त्याग दी है. अदर कंट्रीज़ विद लार्ज ट्रांसनेशनल कम्युनिटी, जैसे कि मैक्सिको भी पसंदीदा इलाका है, रशियन फेडरेशन भी है. ये लोग भी जाते हैं मैक्सिको से भागकर, या फिर रशियन फेडरेशन से निकलकर, चाइना से निकलकर, सीरिया से भागते हैं कुछ लोग. भागना मतलब देखिए, चूँकि माइग्रेशन 2 फैक्टर है इसमें, एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है. पुल मतलब जो आपको आकर्षित करे, पुश मतलब जो आपको मजबूर कर दे कि आपको अपना जगह छोड़ना चाहिए. आपका जहाँ पर पैदा हुए थे वो आपको धक्का दे रहा है कि आप यहाँ से भाग जाइए, अदरवाइज़ आपका जीवन नरक हो जाएगा. तो आप उसको बोलते हैं पुल फैक्टर कि पुश फैक्टर. लेकिन अगर कोई खींच रहा है आपको अपनी तरफ, तो इसका कारण है कि वो स्थान जहाँ आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पर वो सारी मतलब वो ज़रूरतें हैं जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है. इसको बोलते हैं पुश फैक्टर. तो पुल फैक्टर. तो अगर मान लें कि लगभग जितना भी मतलब माइग्रेशन होता है वो 2020 के तौर पर देखा जाए तो यूरोप अकाउंटिंग द लार्जेस्ट शेयर इन द इंटरनेशनल या इंट्रा रीजनल माइग्रेशन. 70% माइग्रेंट बोर्न इन यूरोप रिसाइड इन अनदर यूरोपियन कंट्री. लगभग दो तिहाई ऑफ ऑल इंटरनेशनल माइग्रेंट लिव इन हाई इनकम कंट्री. लगभग 2/3 जो इंटरनेशनल माइग्रेंट होता है वो हाई इनकम कंट्रीज़ में रहते हैं. 2020 रिफ्यूजी अकाउंटेड 12% ऑफ ऑल इंटरनेशनल माइग्रेंट. Migrant women are catalysts of change. Migrant women are catalysts of change, promoting positive social, cultural, political norms within their homes and throughout their communities. International migrants often make up a larger proportion of working age persons compared to the national population. तो ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है कि ये जो है ना लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पर्सन है नेशनल की तुलना में. अगला प्रश्न आपके संबंध है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट है TFR, दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम. पूरी जिंदगी
if she was to live from birth to until death, life from birth until the end of her reproductive life cycle, मतलब अपनी पूरी के पूरे जो प्रजनन काल की जो अवधि होती है एक महिला का, उसके पूरे जीवन काल में वो कितने बच्चों को पैदा करती है, यही टोटल फर्टिलिटी रेट को दिखाता है. दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट वुड बी बोर्न बाय अ वुमेन या टू अ वुमेन ओवर हर लाइफ टाइम इफ शी वाज टू लिव फ्रॉम बर्थ until the end of her reproductive life. टोटल फर्टिलिटी रेट इज 2.2. उसको रिप्लेसमेंट बोला गया है. क्या 2.2 की 2.1? सोच लीजिए अच्छा से. करेक्ट पूछा जा रहा है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है केवल एक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो टोटल फर्टिलिटी जो कॉन्सेप्ट है TFR का, टोटल फर्टिलिटी रेट इज द पॉपुलेशन, is the average number of children that would be born to a woman over her lifetime if she was to experience the exact current age specific fertility rates through her lifetime. If she was experience the exact current age specific fertility rates through her lifetime, she was to live from birth until the end of her reproductive life. ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट इज नॉट बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ एनी रियल ग्रुप ऑफ वुमेन, ये किसी महिला विशेष समूह पर डिपेंड नहीं करता, सिंस दिस वुड इन्वॉल्व द वेटिंग until they had completed child bearing, nor is it based on counting up the total number of children actually born over their lifetime. Instead, TFR is based on the age-specific fertility rate. It's the age-specific fertility rates of women in their child-bearing age. तो ये child-bearing age पे डिपेंड करता है, which is generally माना गया है, अगर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल देखा जाए तो 15 से 44 या फिर 15 से 49 के बीच में एक महिला 15 से 44 या 15 से 49 वर्ष के बीच में जितनी बच्चों को अपने रिप्रोडक्टिव फंक्शन में, रिप्रोडक्टिव एज में पैदा कर देती है, वही इसका TFR होता है. अब रिप्लेसमेंट रेट की बात कर लें. देखिए, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी इज द टोटल फर्टिलिटी रेट एट विच वुमेन गिव बर्थ टू इनफ बेबीज टू सस्टेन पॉपुलेशन लेवल. पॉपुलेशन लेवल को बरकरार रखने के लिए कितनी बच्चाओं को पैदा करना होगा, एक औरत कितनी बच्चा पैदा कर सकती है, ताकि जो रिप्लेसमेंट रेट है वो बराबर रहे, मतलब पहले की जनसंख्या और अभी की जनसंख्या दोनों बराबर कब रह सकती है. According to the UN Population Division, total fertility rate is about 2.1 per woman is called replacement level fertility. तो UN Population Division का कहना क्या है कि जो total fertility rate is about 2.1 children per woman is called replacement level fertility. If replacement level fertility is sustained over a sufficiently long period, each generation will exactly replace itself. मतलब सीधी सी बात है, एक माता पिता उतने ही बच्चा पैदा करेंगे, जैसे एक माता और एक पिता, तो एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी, बेटी भी हो सकता है दो बच्चा, लेकिन दोनों का लिंग अलग हो तो वो बराबर हो पाएगा. Replacement fertility rate is indeed only a slightly above 2.0 birth per woman फॉर द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. जैसे कि आप यूके में देखिएगा तो 2.075 है, बट रेंजेज जो है ना वो 2.5 से 2.5 से 3.3 के आसपास है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बिकॉज यहाँ पर हायर मोर्टेलिटी रेट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्पेशली चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो 0 से 5 वर्ष के बीच जो बच्चे मर जाते हैं 1000 में, उसी को चाइल्ड मोर्टेलिटी बोलते हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा होता है. इसलिए विकासशील देशों में ये जो औसतन है वो 2.5 से 3.3 की बात है, लेकिन अगर विकसित देशों की बात करें या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर 2.075 है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर ऑन द बेसिस विच ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज कैलकुलेटेड. ये जो GHI है, GHI, उसको कैलकुलेट करने समय किन किन इंडिकेटर पर ध्यान देना पड़ता है. अंडर न्यूरिशमेंट, अल्पोषण जिसको बोलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी. चाइल्ड मोर्टेलिटी नहीं होता है, ये चलिए, तो 1 2 3 विल बी द आंसर, या 1 2 3 4, 1 2 3 4 चारों के चारों सही है. मोर्टेलिटी भी आता है, माफ़ कीजिएगा मुझे.
देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज ए टूल दैट इज मेजर एंड ट्रैक्स द हंगर ग्लोबली। ये पूरी विश्व में जितनी भूखमरी है उसको नापेगा कौन? तो जीएचआई नापेगा। एज वेल एज द रीजन एंड द कंट्री, ना केवल ये देश को इंटरनेशनल लेवल पे पूरा का पूरा रीजन वाइज, कंट्री वाइज। जी एच आई इज कैलकुलेटेड एनुअली, हर साल निकलता है जी एच आई इंडेक्स, और प्रकाशित होता है अक्टूबर में। 2022 का अगर देखा जाए तो ग्लोबल, हालांकि हम 2020 नहीं लेंगे, 2022 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट प्रेजेंट ए मल्टी डायमेंशनल मेजर ऑफ नेशनल, रीजनल, ग्लोबल हंगर। तो नेशनल भी होगा, रीजनल भी होगा, ग्लोबल भी होगा, बाय असेसनिंग द न्यूमेरिकल स्कोर बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर। या फैक्टर क्या क्या है, लेट्स सी। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स मेजर ऑन 100 पॉइंट स्केल, 0 बीइंग बेस्ट स्कोर, मतलब दुनिया में कहीं अगर हंगर नहीं है तो 0 है। अब दुनिया में पूरा का पूरा लोग हंगरे है, भूखमरी के शिकार है, तो 100 मिलेगा उसको। ऑल्दो ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर 0 मतलब मिले, और ऐसा कोई देश भी नहीं है जहाँ पर 0 100 मिले। तो नाइदर ऑफ दिस एक्सट्रीम्स इज इन प्रैक्टिस, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, जीएचआई कंबाइन 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 4 इंडिकेटर है। एक तो प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर न्यूरिश्ड, अंडर न्यूरिश्ड कितने हैं लोग एज ए परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन का कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज वो है जो अंडर न्यूरिश्ड है, मतलब अल्प पोषण का शिकार है। द प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 सफरिंग फ्रॉम वास्टिंग, अ साइन ऑफ एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। जो 5 वर्ष से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं जो वेस्टिंग का शिकार है ना, वो वास्तव में एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन के शिकार है। The proportion of the children under the age of 5 suffering from stunting, a sign of chronic undernutrition। तो अगर जो बच्चे स्टंटिंग के शिकार है, एक होता है वेस्टिंग, एक होता है वेस्टिंग, दूसरा होता है स्टंटिंग। अगर कुछ बच्चे जो अपने एक निश्चित उम्र से बाद ही मतलब बड़े ही नहीं हो पाते हैं, उम्र उनकी मतलब बहुत कम अधिक होने के बाद उनकी हाइट अगर स्टंटेड है, तो ये जो है ना वास्तव में क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन है, बहुत ही खतरनाक लेवल पे जो अल्प पोषण है। और अगर मतलब जो बच्चे जो जिनका वजन जो है उनकी उम्र के लंबाई के अनुपात में अगर नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस बच्चे को हम लोग वेस्टिंग बोलते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन का हवाला है। मतलब एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है, वेस्टिंग का शिकार हो जाता है। और जब क्रोनिक अगर अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो स्टंटिंग का शिकार हो जाता है। और मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, जो बच्चे 0 से 5 साल के बीच में ही चल बसते हैं तो उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, उसको भी शामिल किया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत की स्थिति बहुत ही बदतर है इस मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और बहुत ही सीरियस पोजीशन पे है। मतलब एक तरह से दुखद स्थिति है। हम लोग की स्थिति जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों से भी पीछे है, जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि एक विशाल देश है तो समस्याएं बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता से इसको लेना चाहिए। सरकार को सिर्फ ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो मतलब किसी एजेंसी के द्वारा भारत को बदनाम करने के लिए नहीं। अगर इसको बदनाम करने के लिए भी लाया गया तो कहीं ना कहीं सीरियस मामला तो है। आपको देखना पड़ेगा, आपकी 130-35 करोड़ की जनसंख्या में वास्तव में 25 से 30 करोड़ जनसंख्या जो है वो अल्प पोषण और अंडर न्यूट्रिशन या ग्लोबल हंगर इंडेक्स के शिकार है। तो आखिर क्यों है, इसकी क्या वजह है? क्या वास्तव में भारत अभी सक्षम हो पाया है? आउट ऑफ 107 कंट्री, ओनली 13 कंट्री ऐसे हैं जो फार वर्स है। मात्र मतलब अगर पायदान खड़े खड़े तो नीचे से 13 स्थान कोई और है, उसके बाद इंडिया का रैंक आता है। चलिए ठीक है, हम लोग मतलब उतना दुखित नहीं होना चाहिए। रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लिबेरिया, मोजाम्बिक और ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जो अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। अब बात कर ले परफॉर्मेंस ऑफ इंडिकेटर की, तो अंडर न्यूट्रिशमेंट जैसे कि 14% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन लगभग मान के चलिए, और ये तो 2011 से 13 के बीच में तो लगभग 16 दशमलव समथिंग था, 16% ही मान लीजिए। तो थोड़ा सा अंडर न्यूट्रिशन घटा हुआ है। अब थोड़ा सा जनसंख्या का लगभग 14% अभी भी बच्चे जो है अल्प पोषण है। चाइल्ड वेस्टिंग जो है वो लगभग अभी 17% के आसपास मानिए। चाइल्ड स्टैंडिंग लगभग 34% के आसपास है। तो चाइल्ड स्टैंडिंग इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द चाइल्ड वेस्टिंग, दैट मीन जो
स्टंटिंग यानी एक्यूट और जो क्रोनिक यानी क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। इट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, हालांकि थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो पहले 54% हुआ करता था, आज लगभग 35% है, तो अच्छी बात है, सुधार हो रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी गिरा हुआ है। पहले 5.5% के आसपास होता था 2012 में, अब वो लगभग 3.5 के आसपास है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेटर हिमालय। अब आ गए हम लोग वापस ग्रेटर हिमालय के बारे में। देखिए ग्रेटर हिमालय, इसकी एवरेज हाइट बोल रही है 6000 मीटर। इज इट राइट? पीर पंजाल इज द प्रोमिनेंट रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय। क्या ये पीर पंजाल ग्रेटर हिमालय में पड़ता है? और इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, मतलब ये सबसे कंटिन्यूस है, कहीं टूट फूट नहीं है, ऐसा क्या? विच आर द करेक्ट अबाउट ग्रेट हिमालय। ग्रेटर हिमालय, यू नो अबाउट दैट, हिमालय का जब निर्माण हुआ था तो बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, उसके बाद इस तरह से कई रेंज बने हुए हैं। उसके बाद नीचे शिवालिक। तो आई थिंक इस 1 और 3 ही सही है, क्योंकि कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको इस संबंध में। जैसे कि हिमालय जो कि यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ये जब आपको पता हो हिमालय का निर्माण, एक तरफ यूरेशियन प्लेट, दूसरा तरफ इंडियन प्लेट जब आपस में टकरा गया और उसके बीच में टेटिस ठाकर था, उसमें जो जितने भी मतलब डिपोजिशन हुआ था वो सब जाके वलय हो गया, वलित हो गया, उन पर दबाव पड़ा, तो वो सब वलय के रूप में एक तरह से खड़े हो गए और हिमालय बन गया, और ये प्रक्रिया चलती रही। दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर भी है, जो हमारे एक्सट्रीम कोल्ड, स्नो, rugged topography discourage the neighbor to enter India through the हिमालय, और जो दुश्मन लोग हैं उसकी ताकत नहीं होती कि हिमालय पार कर जाए। दे रन फ्रॉम वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट से ईस्ट में फैला हुआ है। फ्रॉम इंडस से ब्रह्मपुत्र अलोंग द बाउंड्री ऑफ द इंडिया, डिस्टेंस लगभग 2500 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। ग्रेटर हिमालय कहिए, हिमाद्री कहिए, एक ही बात है। ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कंप्राइजेस द नॉर्थ मोस्ट पार्ट, सबसे जो बाहर इलाका है। इट हैज़ एवरेज हाइट 6000 मीटर और इसकी चौड़ाई लगभग 120 से 190 के आसपास। तो ये जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो लगभग 6000, और ये चौड़ा जो है वो 120 से 190 के आसपास। इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज, सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस है। इट इज स्नो बाउंड एंड मेनी ग्लेशियर डिसेंडेड फ्रॉम दिस रेंज, यहीं से सब ग्लेशियर, अधिकांश ग्लेशियर यहीं से निकलता है। इट इज़ द हाईएस्ट पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, जैसे कि आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, जो बड़े बड़े जो चोटियाँ हैं, सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियाँ हैं, चाहे वो माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, नंगा पर्वत हो, मकालू हो, धौलागिरी हो, यही इसका हिस्सा है। हैविंग अ हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर, 8000 मीटर से भी ऊंचाई रखता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो पता होगा 8848 मीटर, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एंड कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय इन इंडिया। इंडिया में तो कंचनजंगा है, और पूरी दुनिया में हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत जो है, ऊंचा चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, और वो ही ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। इससे कुछ मतलब पासेस निकलते हैं, इससे पासेस है, इसके कुछ पासेस जैसे कि बारालाचा पास, सिपलिका है, नाथुल्ला दर्रा है, जोजिला है, बोमीडीला है। तो बारालाचा, सिपलिका, नाथुला, जोजिला, बोमीडीला, गंगा और यमुना जो है ना, इसी यहीं से निकलती है, इसी ग्लेशियर से, ग्रेटर हिमालय से ही निकलती है गंगा, यमुना। वेयर फ्रॉम ओरिजिनेटेड इस माउंट, तो हिमालय से निकलती है, लेकिन कौन हिमालय, किस हिमालय के हिस्से से? तो ग्रेटर हिमालय से। अब एक तरफ आपको दिख है, दूसरी तरफ किसका हिस्सा है? अभी अभी आपने ध्यान से अगर सुना होगा कि पीर पंजाल जो है वो धौलाधार रेंज जो है और जास्कर रेंज, तो पीर पंजाल तो
पहला वाला स्टेटमेंट तो आप छाट सकते थे, 2 और 3 सही है, क्योंकि पीर पंजाल रेंज जो है ना वो लेसर हिमालय का हिस्सा है, ये लेसर हिमालय में पड़ता है और ये रनिंग करता है साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ टू द वेस्ट, टू द नॉर्थ वेस्ट अक्रॉस द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो पहले आपको हिमाचल प्रदेश, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पाकिस्तान कश्मीर, ये फैला हुआ लेसर हिमालय में। तो पीर पंजाल रेंज नियर द बैंक ऑफ सतलज रिवर, इससे सतलज रिवर होकर गुजरती है। It dissociated itself from the Himalaya and from the divide between the Byas and Ravi rivers on one side and Chenab on the other side। तो इसके एक तरफ रावी और ब्यास है और दूसरी तरफ चिनाब है, दोनों के बीच में फंस जाता है लेसर हिमालय। धौलाधार रेंज, द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय, it rises from Shivalik hills to the north of the Kankra Mandi Dharmsala, the headquarter of the Kankra district and विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो विंटर कैपिटल हिमाचल प्रदेश है, जो धर्मशाला है, वो लेसर हिमालय में ही पड़ता है, ठीक है। और जास्कर रेंज जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ता है। जास्कर रेंज एवरेज हाइट समझ लीजिए जास्कर का 6000 मीटर के आसपास है और ये लद्दाख को अलग कर देता है कश्मीर और चिनाब रिवर से, ठीक है। लद्दाख फ्रॉम वैलीज ऑफ कश्मीर एंड चिनाब, तो बीच में पड़ जाता है जास्कर रेंज और एक साइड लद्दाख, दूसरी तरफ कश्मीर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जनरल ओरिएंटेशन ऑफ हिमालय रेंज इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर आपको ध्यान पूर्वक जानकारी है, नॉर्थ वेस्ट है और ये फैला है, बोलता साउथ ईस्ट रीजन से, ये इस तरह फैला है क्या हिमालय। जो इंक्लानेशन है या फिर कह सकते हैं कि झुकाव जो है या ओरिएंटेशन का, ये हिमालय रेंज का, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हिमालय इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाई इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जैसे कि दार्जिलिंग, सिक्किम, ये जो हिमालय के क्या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, द हिमालय इन अरुणाचल प्रदेश, द हिमालय फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये सब डायरेक्शन आपको याद कहाँ से होगा, आप जब तक मैप का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, तो इसको याद ना करके आप सिर्फ मैप में देख लीजिएगा। चलिए लेट्स सी, केवल 2 और 3 सही है। देखिए, हिमालय कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन, बहुत सारे इसमें परम मतलब समानांतर माउंटेन्स खड़े हैं इसमें। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस आर द ग्रेटर हिमालय रेंज, जैसे कि ग्रेटर हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है। हिमालय की ये सब एक तरह से रेंज है। जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोलना था, बात सही है, ये नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फैला है, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हुआ ना, ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हुआ ना, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का हिस्सा हुआ भारत का। हिमालयज इन दी दार्जिलिंग एंड सिक्किम, हिमालयज इन दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन लाई इन द ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट में पड़ता है, ईस्ट वेस्ट इस तरह से पड़ेगा दार्जिलिंग और सिक्किम में। जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है ना, वो पड़ेगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अरुणाचल प्रदेश कैसे पड़ेगा, साउथ वेस्ट। ये जो साउथ वेस्ट है ना, ऐसे से साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ इस तरह से पड़ेगा, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में।
नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, दे आर नॉर्थ साउथ, दे आर नॉर्थ एंड साउथ। ऐसे पड़ेगा नागालैंड, ऐसे पूरा हिमालय जो है ना वो पूरा ऐसे ही पड़ता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब नागा एकदम खड़ा है लोग। अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज का मान लीजिए वो लगभग 2500 किलोमीटर में लंबाई में फैला हुआ है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ऐसे। और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 160 से 400 किलोमीटर वेरी करता है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। और ये नॉर्थ से साउथ की तरफ फैला हुआ है। ये हो गया आपका लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। It is also evident from the maps that the Himalayas stand almost like a strong and long wall between India and subcontinent of the Central East Asian countries। तो जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसके साथ मतलब एक तरह से बहुत ही भयानक बाउंड्री बना देता है, लॉन्ग वॉल बनाता है। अगर आप देखिएगा तो ये विस्तार है एक तरह से, ठीक है। तो इसके साथ एक तरह से जो ईस्ट एशिया कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज, उसके साथ एक तरह से दीवारें है ये हिमालय। हिमालय आर नॉट ओनली द फिजिकल बैरियर, दे आर ऑल्सो एक क्लाइमेटिक ड्रेनेज कल्चरल डिवाइड भी तो कम करता है। विद द रेफरेंस टू दी नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट। जो है नॉर्दर्न प्लेन जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से। क्या? रीजन ऑफ द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक इज नॉन एज खादर। और जब हिमालय का जो सबसे जो अगर मानते हिमालय का रेंज बनाइएगा तो सबसे जो निचला हिस्सा है जिसको शिवालिक बोलते हैं, क्या वो खादर कहलाता है? और बांगर प्लेन कंप्राइजेज न्यू एलुवियल। चलिए, खादर और बांगर के बारे में दोनों स्टेटमेंट गलत है, केवल और केवल एक सही है इसमें। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द ओलुवियल डिपॉजिट। ये गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र द्वारा बहाकर लाई गई नदियों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा हिमालय का नदियों का बहुत बड़ा योगदान है उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में। और ये प्लेन जो है बहुत ही 3200 किलोमीटर फैला हुआ है। सोच लीजिए 3200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट 3200 किलोमीटर। और एवरेज वाइड जब लगभग ये जो 3200 किलोमीटर का जो लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई देखिएगा 150 से 300 किलोमीटर के आसपास है। मैक्सिमम जो एलुवियम डिपॉजिट है वो वेरीज करता है, कहीं कहीं तो 1 से 2 किलोमीटर गहराई तक आपको जाना पड़ जाएगा। सोचिए 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक गहरा तक मट्टी मिलेगा आपको गंगा का, यमुना का, ब्रह्मपुत्र का। विच कैन बी डिवाइड इंटू 3 मेजर। और इसको 3 मेजर क्षेत्र में बांट सकते हैं। ये जो आप जो चौड़ाई देख रहे हैं तो इसको 3 मेजर क्षेत्र में बांट सकते हैं आप, 3 मेजर क्षेत्र में। पहला अलग वाला हिस्सा होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये मैदान का। तो पहला जो अगर जैसे भावर है, तराई है, अलुवियल प्लेन्स है, भावर, तराई और अलुवियल प्लेन्स। फिर अलुवियल प्लेन को फिर बांट देंगे हम लोग खादर में और बांगर में। तो भावर जो एक नैरो बेल्ट है जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर फैला हुआ है पैरेलल टू शिवालिक। ये अगर शिवालिक है तो इसके पैरेलल में 8 से 9 किलोमीटर का चौड़ाई में फैला हुआ है, ये भावर है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द स्ट्रीम ऑफ एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन, जो नदियाँ बहकर आती है जैसे शिवालिक में घुसती है, डिपॉजिट हैवी मटेरियल, रॉक, बड़ा बड़ा पत्थर, चट्टान सब लाके यहाँ पर जमा कर देती है, यहीं पर आकर रुक जाता है यहाँ पर एंड डिसअपियर इन दिस जोन। सब गायब हो जाता है, कहाँ चला गया पता नहीं पत्थर। साउथ ऑफ द भाबर, और भाबर मानते ये भाबर है तो इसका जो साउथ इलाका है यहाँ वाला, यहाँ पर फिर नदियाँ वापस निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो साउथ ऑफ द भाबर इज तराई बेल्ट विथ एन अप्रोक्सीमेट 10 से 20 किलोमीटर, ये भी चौड़ा है। स्ट्रीम यहाँ बहती है, नदियाँ फिर से रीमर्ज करती है विदाउट हैविंग प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल। हालांकि इसका कोई निश्चित चैनल नहीं होता है,
देयर बाय क्रिएटिंग मार्सी स्वैम्पी कंडीशन, इसलिए इसको तराई नाम दिया गया, मतलब दलदल, लचपच लचपच वाला इलाका, कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु यही सब रहता है यहाँ पर। दिस हैज ए लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एंड बहुत से जीव जंतु यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है। जैसे साउथ ऑफ तराई इज बेल्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू अलोवियल, तो जो तराई का जो दक्षिण इलाका है उसमें ओल्ड भी है और नया दोनों मिट्टी मिलता है, जलोढ़ मिट्टी। एक होता है बांगर, दूसरा होता है खादर। These plains have a characteristic feature of the mature stage of the fluvial erosional depositional landform। पहले तो मिट्टी कट कट करके यहाँ से डिपोजिट, यहाँ से बह के यहाँ डिपोजिट हो गया, जमा हो गया और लैंडफॉर्म बनाया। जैसे कि कोई बार बना देगा, कोई मियांडर बना देगा, ऑक्स बाउल बन सकता है, ब्रेडेड चैनल बन सकता है। ब्रह्मपुत्रा प्लेन आर नन फॉर देयर रिवराइन लैंड, और ब्रह्मपुत्रा तो अपने रिवराइन लैंड के लिए फेमस है और सैंड बार्स के लिए फेमस है। मोस्ट ऑफ दीज एरिया आर सब्जेक्टेड टू पीरियोडिक फ्लड, बाढ़ आते रहता है। शिफ्टिंग रिवर कोर्सिंग फॉर्मिंग ब्रेडेड स्ट्रीम, बाढ़ आम बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेक्कन प्लेटो। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत में, थोड़ा सा आ जाते हैं भारत का। अब ये जो है विंध्य पर्वत है, अब नीचे सतपुड़ा है। तो विंध्य पर्वत का जो दक्षिण से इलाका हुआ, सब के सब ये जो पार्ट है उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटो, जो मतलब समझ लीजिए त्रिभुजाकार शेप है, कुर्सी आकार का है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय सतपुरा, मैकाल एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। नॉर्थ में कहाँ से आ जाएगा यार दक्कन प्लेटो? सतपुड़ा का। ईस्टर्न घाट्स आर द कंपेरेटिवली हाइयर, दो घाट है भाई, एक तरफ ईस्टर्न घाट्स है, एक तरफ वेस्टर्न घाट्स है। तो पूछा जा रहा है कि बोलता है कि ईस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हाइयर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन वेस्टर्न घाट्स। मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट्स, जो अधिकांश जो पेनिनसुलर रिवर है क्या वो वेस्टर्न घाट से निकलती है? उनका ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स में पड़ता है। चलिए, कुछ जाने जाना जाने दूसरा स्टेटमेंट तो आप ऐसे ही जान चुके हैं। चलिए, इसका सही जवाब 1 और 3 ही है, क्योंकि दक्कन प्लेटो इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स। अब हम पूरा दक्कन पार्ट प्लेटो बना ही दे, तो एक तरफ वेस्टर्न घाट्स है, एक तरफ ईस्टर्न घाट्स है, ऊपर आपका सतपुड़ा सतपुड़ा पड़ गया, मैकाल रेंज पड़ गया, महादेव हिल्स पड़ गया। वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नन एज ए डिफरेंट नेम्स, जैसे कि इसको सहाद्री बोलता है कोई, तो महाराष्ट्र में आपको सहाद्री बुलाएगा, महाराष्ट्र में यहाँ पर इसको सहाद्री बोला जाएगा, सहाद्री। नीलगिरी हिल्स बोला जाएगा कर्नाटक में, और सबसे दक्षिण में तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल्स बोला जाएगा, और केरल में इसको कार्डमम हिल्स बोला जाएगा। तो कार्डमम हिल्स केरल में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स इन केरल। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है, जैसे अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स, ये सब कहाँ पड़ेगा? एग्जैक्ट लोकेशन केरला में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक और तमिलनाडु में, सहाद्री कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। और वास्तव में ये सब क्या है? ये वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं। वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हाइयर इन एलिवेशन, ऊंचाई थोड़ा सा वेस्टर्न घाट्स का ज़्यादा है। और दूसरा बात है ये थोड़ा सा कंटिन्यूस ज़्यादा भी है, क्योंकि इसमें नदियाँ तो बहती नहीं ज़्यादा ना, खटफट नहीं होगा देन वेस्टर्न घाट्स। जैसे कि अगर पूछा जाए कि कितना औसतन ऊंचाई बताइए, तो औसतन मान लीजिए 1500 मीटर के आसपास, जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पर बढ़ता है, इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ से साउथ। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनामुड़ाई का, जैसे अनाई मुड़ाई का 2695 मीटर हाइट है, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, दैट इज अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। उसके बाद फिर दोडा बेटा, जो 2663 मीटर के आसपास है, 2663 मान लीजिए, या 2637 मीटर, जो नीलगिरी हिल्स में पड़ता है। ये जो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन दी वेस्टर्न घाट्स। हालांकि सही बात है कि अधिकांश जो नदियाँ जो वेस्टर्न घाट से निकलती है, पेनिनसुलर नदियाँ, चाहे वो कावेरी हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, स्वर्णरेखा हो, आहा, तो कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से। ईस्टर्न घाट्स कंप्राइज
हालांकि ये डिसकंटिन्यूटी है, मतलब डिसकंटिन्यूस है, और इसका हिल्स थोड़ा सा लो हाईली है, हाई ज़्यादा नहीं है, और हाईली इरोडेड है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इरोडेड हो गया है, कट छट गया है, क्योंकि जो रिवर्स है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ से गुजरती है ना, तो गुजरेगी तो नदियाँ अपनी सामर्थ्य से ठीक है, अपनी कंटिन्यूस एक्टिविटी के कारण क्या करती है, वो कठोर चट्टानों को भी काट देती है, वेस्टर्न घाट के चट्टानों को भी चीर कर निकल गई है। तो नदियाँ अपनी क्या सामर्थ्य से कि धार की शक्ति से काट रही है, बताइए तो। वास्तव में नदियाँ अपनी सामर्थ्य से नहीं, बल्कि अपनी निरंतरता के कारण उसको काट रही है। यही विकल्प हमारे अंदर भी होना चाहिए। हम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के कारण या फिर बहुत ज़्यादा विद्वान होने के कारण किसी क्षेत्र में विजय हासिल कर लेंगे, ये नहीं है। आपकी निरंतरता ही आपकी विजयी का सबसे बड़ा परिचय है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रेंजेस इन दी इंक्लूड जैसे कि जवाड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज, नालामल्ला हिल्स, महेंद्रगिरी। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स दोनों मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में। यहाँ से ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स कहाँ आके मिलता है, तो नीलगिरी हिल्स में मिलता है। ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरी हिल्स। Consider the following statement. Satpura Range is a series of young fold mountains. Peninsular plate extend up to Rajasthan. Rajmal Hills is the extension of Central Highland. चलिए, आई थिंक सी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट दिया हुआ है। ये सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स। 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है। सेंट्रल हाईलैंड की बात करते हैं हम लोग। दे आर बाउंडेड बाय द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। ये बाउंडेड किया गया है वेस्ट बाय अरावली रेंज से घिरा हुआ है सेंट्रल हाईलैंड। सतपुड़ा रेंज इज फॉर्म बाय द सीरीज ऑफ स्क्रैप्टेड प्लेटो ऑन द साउथ। जनरली इसका एलिवेशन 600 से 800 के आसपास है। दिस फॉर्म नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द दक्कन प्लेट। ये जो, अगर आप दक्कन प्लेट अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका जो सबसे जो उत्तर इलाका है वो सतपुड़ा रेंज ही है। It is a classical example of relict mountains which are highly denuded and form discontinuous ranges। यहाँ पर denuded हुआ, बहुत कहीं ना कहीं denuded है। denuded मतलब पानी की धारा या वगैरह वगैरह बहुत से उसके, तो उसको काट छाट के मतलब जो आकृति बनता है उसको denudation बोलते हैं। The extension of the peninsular plate can be seen as far as जैसलमेर in the west। तो ये जो peninsular plate फैला हुआ ना, वो जैसलमेर तक फैला हुआ है, where it has been covered by a longitudinal sand ridges and a crescent shape, चांद के आकार का crescent shape sand dunes called बरचान बोलते हैं उसको, बरखान। तो सैंड का ड्यून जो है उसको क्या बोलते हैं, बरखान। द रीजन हैज अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस in its geological history which can be corroborated by the presence of metamorphic rock such as marble, slate, जेनेसिस। तो ये क्षेत्र पूरा का पूरा जो है मेटामॉर्फिक प्रोसेस का सीधा मतलब ताप दाप वर्षा वगैरह वगैरह के प्रभाव से उसमें जो सेडिमेंट्री और जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उसमें जो चेंजिंग आती है, उसके कारण ये जो रॉक है वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया है, स्लेट में कन्वर्ट हो गया है, जेनेसिस में कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ये। जनरल एलिवेशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड रेंजेज जो है वो 700 से 1000 मीटर के आसपास मान लीजिए जनरल रेंज है, और इसका स्लोप जो है वो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर है। देखिए, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है इसका स्लोप। मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर यमुना हैव देयर ओरिजिन इन विंध्यन एंड कैमूर रेंजेज। इससे यमुना नदी निकलती है, और यमुना नदी की मुख्य सारी, यमुना नदी नहीं मतलब यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो है ना, इसी विंध्यन और कैमूर रेंजों से होकर गुजरती है। बनास इज द ओनली सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल। चंबल नदी की एक सबसे प्रमुख अगर ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो वो बनास है। दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम अरावली इन द वेस्ट। तो अरावली से वेस्ट से वो घुसती है।
The extension या eastern extension of the Central Highland is formed by the Rajmahal Hills, to the south of which lies a large reservoir of mineral resources in the Chota Nagpur Plate. Consider the following statement regarding the northeastern plate. अब हम लोग बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट की. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट या प्लेटो या प्लेट ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा. नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट, अगर ये हिमालय है तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट है ना, ठीक है, was separated was separated from peninsular plate at the time of the origin of the Himalayas. अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट है, क्या वो जो मुख्य भाग है पेनिनसुलर प्लेट से अलग हो गया था हिमालय के निर्माण के समय? Meghalaya plate receive maximum rainfalls from the साउथ ईस्ट मानसून. मेघालय प्लेट जो है सबसे ज़्यादा मतलब बारिश करती है साउथ ईस्ट मानसून से. Which are the correct? You know about that only and only E is the right answer. Because you know that की north eastern plate it is the extension of the peninsular plate. ये वास्तव में जो है ना एक्सटेंशन है प्लेटों का, इसी का ही पेनिनसुलर प्लेटों का ही तो एक्सटेंशन है भैया नॉर्थ ईस्टर्न. ठीक है. It is believed that due to the force exerted by the northwest movement of the Indian plate at the time of the Himalayan origin, a huge fault was created between Rajmahal Hills and Meghalaya Plate. एक मेघालय प्लेट और एक राजमहल हिल्स के बीच, ये राजमहल और एक मेघालय प्लेट के बीच में गर्त क्रिएट हो गया. इस डिप्रेशन को बाद में मतलब डिप्रेशन गॉट, हालांकि वो फील्ड हो गया बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ बहुत सी नदियाँ इसको आके बढ़ती गई. आज जो है ना मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेट स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिनसुला. इसके बीच में कार्बी एंगलोंग और मेघालय प्लेट आगे खड़ा हो गया है. तो पेनिनसुलर प्लेट एक तरफ हो गया, उसके बीच में आके कार्बी एंगलोंग और मेघालय पठार खड़ा हो गया. तो मेघालय प्लेट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू गारो, खासी, जैंतिया. उनको ट्राइबल ग्रुप के आधार पे उसका नाम रख दिया गया है. तो गारो, खासी, जैंतिया जो है ना, अगर आपको क्वेश्चन दूसरा तरह से पूछ देगा कि गारो, खासी, जैंतिया इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर प्लेट का हिस्सा है. द एक्सटेंशन ऑफ दिस ऑल्सो सीन बी कार्बी एंगलोंग हिल्स ऑफ असम. तो इसका एक्सटेंशन कार्बी एंगलोंग हिल्स जो आसाम में पड़ता है वो भी यही है इसका हिस्सा. उसी तरह से छोटा नागपुर प्लेट, द मेघालय प्लेट ऑल्सो रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, जैसे कोयला है, आयरन है, सिली मेलानाइट है, लाइमस्टोन है, यूरेनियम है. दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून. ये साउथ वेस्ट मानसून जो आपको पता होगा साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, जब विषुवत रेखा को जो पार करती है तो फेरल की नियम के अनुसार हवाएं जो होती है साउथ वेस्ट से चलती है. एज ए रिजल्ट मेघालय प्लेट एज अ हाईली इरोडेड सरफेस. बहुत मतलब छिल गया है इसका प्लेट घिस घिस के पानी के कारण. चेरापूंजी डिस्प्ले ए बेयर रॉकी सरफेस डिवॉइड ऑफ एनी परमानेंट वेजिटेशन. मतलब इतना नंगा हो गया, चिकना हो गया ना इतना सरफेस चेरापूंजी प्लेट का, तो समझ लीजिए इसमें कोई मतलब उत्पादन हो ही नहीं सकता, कारण सारा का सारा मिट्टी तो खत्म हो गया है ना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन डेजर्ट. अब वो लोग डेजर्ट की तरफ चलते हैं. मोस्ट ऑफ द रिवर इन द रीजन आर इफी या इफीमेरल. इफी, इसको आप इफेरमल पढ़िए, इफेरिमल. अधिकांश नदियाँ जो है इंडियन डेजर्ट में, मोस्ट ऑफ रिवर, यहाँ पर जो नदियाँ हैं ना वो इफेरमल है. क्या? मशरूम रॉक इज एन इम्पोर्टेंट लैंड रॉक फॉर्म इन दिस रीजन. मशरूम रॉक, मशरूम जैसा दिखता है,
जैसे कि एगो बनाएंगे हम चित्र, देखिए इस तरह से यहाँ पर दिखेगा मशरूम रॉक्स। दिस रीजन इज द मोस्टली कवर्ड बाय बरखान। अभी ना आपको बताया था मैंने बरखान के बारे में। ये जो सैंड ड्यून्स होता है, जो चंद्र शेप का आकार होता है, क्रिसेंट शेप का, तो बिल्कुल सही बात है। चलिए इसका सही जवाब है 1 2 3। लेट्स सी समथिंग अबाउट इंडियन डेजर्ट। अगर मैं कोशिश करूं तो ये रहा आपका इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्ट इलाका में है, अरावली के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। अगर ये अरावली है तो अगर यहाँ से आपको खींचना है तो ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर फैला हुआ है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स लाइज इन द ग्रेटर इंडियन डेजर्ट। तो अरावली हिल्स के किस साइड में है यही पूछ देगा यूपीएससी, कि अरावली हिल्स के किस साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। इट इज़ अ लैंड ऑफ अनडुलेटिंग टोपोग्राफी dotted with a longitudinal dunes and बरखान। यहाँ ड्यून्स है, बरखान है। हालांकि इस क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है हर साल, और बहुत ही मतलब एरिड क्लाइमेट है। वेजिटेशन नाम मात्र का है, कैक्टस मिलेगा, बबूल मिलेगा, कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी। बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस इज ऑल्सो नोन एज मरुस्थली, बोलते हैं इसको, बंजर भूमि। इट इज़ बिलीव दैट ड्यूरिंग द मेसोजोइक एरा, माना जाता है कि मेसोजोइक एरा का समय ये एरिया कभी कभी ये समुद्र में डूबा हुआ था। जब समुद्र पीछे हटी ना तो बस बालू ही बालू रह गए। दिस कैन बी corroborated बाय द एविडेंस अवेलेबल द वुड फॉसिल्स पार्क एट अकाल एंड मेराइन डिपोजिट। क्योंकि वहाँ पर जो पार्क है जिसका नाम है अकाल, ठीक है, द फॉसिल पार्क एट अकाल, अकाल में एक पार्क है फॉसिल पार्क, वहाँ पर ऐसे ऐसे डिपॉजिट मिले हुए हैं, मेराइन डिपॉजिट। आखिर ये मेराइन डिपॉजिट वहाँ कैसे चला गया, उड़ के थोड़ा चला गया होगा। निश्चित रूप से वहाँ पर मेराइन जीव अगर है और मेराइन जीव के अवशेष मिले हैं, अगर उसका डिपोजिशन है तो स्वाभाविक वहाँ पर समुद्र रहा होगा कभी। अराउंड द बर्मासार, जैसलमेर, और ऐसा माना जाता है कि अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द वुड फॉसिल्स इज 18 करोड़ साल पहले की कहानी बता रहा हूँ। 18 करोड़ साल पहले वहाँ पर कभी समुद्र हुआ करता था, जहाँ आज रेत ही रेत है। दो अंडरलाइंग द रॉक स्ट्रक्चर ऑफ द डेजर्ट इज इन एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट। तो ये जो डेजर्ट है वो वास्तव में पेनिनसुलर प्लेट का ही एक्सटेंशन है, विस्तृत रूप है पेनिनसुलर प्लेट का। एट ड्यू टू द एक्सट्रीम एरिड कंडीशन, its surface features have been carved out by the physical weathering, wind action। जो पेनिनसुलर प्लेट का हिस्सा था वो विस्तृत तो यहाँ तक था, लेकिन ये इसकी जो ज़मीन थी वो लगातार इरोडेड होती गई, पानी के साथ नहीं बल्कि हवाओं के साथ, ठीक है, फिजिकल वेदर के साथ सब बह गया, ऊपर का सारा छील लिया मट्टी। सम ऑफ द वेल प्रोनाउंस्ड डेजर्ट, जैसे कि अगर बात करें कुछ लैंड फीचर्स की यहाँ पर, तो एक तो मशरूम रॉक मिलेगा आपको, शिफ्टिंग ड्यून्स, ड्यून्स मतलब कुछ नहीं होता, रेतों का एक झुंड होता है जिसको आप मतलब मोस्टली इन द सदर्न पार्ट में देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिएंटेशन द डेजर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये डेजर्ट दो हिस्से में है, एक नॉर्दर्न पार्ट इज स्लोपिंग टूवर्ड्स द सिंध, इस सिंध की तरफ झुका हुआ है, और एक साउथ ईस्टर्न पार्ट का ये, साउथ सदर्न पार्ट का ये, जो कि रन ऑफ कच्छ की तरफ है। सदर्न पार्ट जो है रन ऑफ कच्छ की तरफ है, और जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना वो सिंध की तरफ है, सिंध बलूचिस्तान बलूचिस्तान जो भी है। मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर इफेमरल। इफेरमल, इफेरमल मतलब होता है कि जो लास्ट विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब जिसकी ज़िंदगी मतलब बहुत छोटे काल तक रही, मतलब जिसमें पानी नाम मात्र का रहता है। तो लोनी रिवर जो है फ्लोइंग करती है सदर्न पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज सम ऑफ द सिग्निफिकेंस। लो प्रिसिपिटेशन एंड हाई वेज एवोपरेशन मेक इट वाटर डेफिसिट क्षेत्र। पानी कम हुआ, एवोपरेशन ज़्यादा हुआ, तो स्वाभाविक है
डेजर्ट कन्वर्ट होना जरूरी है। There are some streams which disappear after the flowing from some distance and present a typical case of inland drainage. तो अंदर ही अंदर ड्रेनेज चल रहा है समझ लीजिए। The lakes and the palayas have brackish water, which is the main source of the obtaining salt. बरखान जो है crescent shaped dunes है, cover a large area, but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pak boundary. लिंकिंग जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो जो इंडो पाकिस्तान क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा है। अब आपसे पूछा जा रहा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। ये जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आप जो देखते हैं क्या वो वास्तव में सबमर्ज्ड है? द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन डोंट फ्लो। अच्छा देखिए, ये जो नीदर रिवर बहती है जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से होकर वो डेल्टा नहीं बनाती है। द इमर्जेंट नेचर ऑफ कोस्ट मेक इट डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द गुड पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो ये जो ईस्टर्न घाट की बात करें या ईस्टर्न क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मतलब पोर्टों का निर्माण थोड़ा सा दिक्कत है क्या? क्योंकि इमरजेंट नेचर है कोस्ट का, थोड़ा सा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बाहर निकल जाना जिससे पोर्ट के निर्माण में दिक्कत हुआ है। इज द करेक्ट अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? तो अगर आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर रहे हैं तो बात इसकी हो रही है। ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पर पोर्ट डेवलप करना क्यों मुश्किल हो रहा है बताइए? क्योंकि इसका जो है नदियों तरफ बहा कर लाई गई ज़मीन जो है यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर गया है तो जिससे कि टच नहीं कर पा रहा है ना, तो जहाज का पोर्ट जो है वो ठीक से बन नहीं पाएगा। ऐसा क्या? वो ज़्यादा करेक्ट। 2 और 3 तो बिल्कुल ही सही है। देखिए कोस्टल प्लेन जो है 2 प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड द एक्टिव जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस। 2 हिस्से हैं इसके, एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दूसरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अगर हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये वास्तव में डूबा हुआ कोस्टल प्लेन है, सबमर्ज है, मतलब ये लगभग पानी के अंदर घुसा हुआ है, सबमर्ज कोस्टल प्लेन है। ऐसा माना जाता है कि इट इज़ बिलीव दैट की सिटी ऑफ द्वारिका which was once was the part of Indian mainland situated along the west coast of the submerged underwater। ये जो आप द्वारिका देख रहे हैं ना आज, वो वास्तव में जो आज नॉर्थ इंडिया का मतलब मेन पार्ट है, पार्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, वो कभी वेस्ट कोस्ट के अंदर डूबा हुआ हिस्सा था, पानी के अंदर था द्वारिका। बिकॉज ऑफ दिस सबमर्जेंस इट इज़ अ नैरो बेल्ट प्रोवाइड्स नेचुरल कंडीशन। चूँकि डूबा हुआ है, पानी के अंदर धंसा हुआ है ये ज़मीन पूरा, तो एक तरह से नेचुरल मतलब कहीं ना कहीं कंडीशन पैदा कर देता है डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स के निर्माण में। ठीक है, कांडला, मचगांव, पंडित नेहरू जी, नन्ना सावा, नहा सावा, मारमा गोवा, मंगलोर, कोच्चि, ये कुछ इम्पोर्टेंट नेचुरल पोर्ट्स जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है, एक्सटेंडिंग जो गुजरात से होते हुए नॉर्थ से केरला कोस्ट साउथ तक फैले हुए हैं। वेस्टर्न कोस्ट में भी डिवाइडेड इनटू डिवीजन, जैसे कि कच्छ, कटिहार कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा गोवन कोस्ट, मालाबार कोस्ट इन कर्नाटक केरल respectively. Western coastal plains are narrow in the middle and great broader towards the north and south। बीच में ये थोड़ा सा कम चौड़ा है लेकिन उत्तर और दक्षिण में ये बहुत भयंकर चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द दिस कोस्टल प्लेन डोंट फॉर्म एनी डेल्टा। और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो नदियाँ बहती है उसमें कोई डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है। मालाबार कोस्ट हैज़ गॉट अ सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल। तो
कयाल बनता है जिसको बैक वाटर बोलते हैं, विच आर यूज फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन एंड ऑल्सो ड्यू टू स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट। ये जो कयाले हैं मालाबार कोस्ट में आपको देखने मिल जाएगा। एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न कोस्ट प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रोडर। ये थोड़ा सा जरूरत से ज़्यादा चौड़ा है। एग्जाम्पल ऑफ एन इमरजेंट कोस्ट, और ये मतलब लग रहा है कि ये कोस्ट जो है ना बनाया गया है, इमरजेंट कोस्ट है, उभरा हुआ कोस्ट है, डूबा हुआ नहीं है। देयर आर वेल डेवलप्ड डेल्टाज फॉर्म बाय द रिवर फ्लोइंग टुवार्ड्स द वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जो घुसता है, चाहे वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो। बिकॉज ऑफ इट्स इमरजेंट नेचर, चूँकि नेचर इसका इमरजेंट है ईस्टर्न कोस्ट का, it is a less number of ports and harbors. The continental shelf extend up to 500 किलोमीटर into the sea. मतलब जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा विस्तार कर गया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ 500 किलोमीटर इंटू द सी के अंदर। सोच लीजिए, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये अगर ये कॉन्टिनेंटल एरिया लास्ट है, कॉन्टिनेंटल पार्ट, तो यहाँ से आप 500 किलोमीटर तक फैल गया है डेल्टा के मतलब फॉर्मेशन के कारण। तो 500 किलोमीटर समझते हैं आप, इतना चौड़ा पट्टी बन गया है सी के अंदर। ठीक है, हल्का से इंक्लानेशन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सपाट इसकी तरह ही है तो जमीनी हो जाएगा। थोड़ा सा हल्का स्लोप है, इंक्लानेशन थोड़ा सा इसका मतलब ये ज़मीन की तुलना में थोड़ा सा है, हल्का सा। इसको इस तरह से देख सकते हैं आप। इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, और ये 500 किलोमीटर फैला हुआ है, विच मेक्स डिफिकल्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स। अब आप सोच लीजिए, यहाँ पर हमको लाना है किसी जहाज को, ओके, और यहाँ से यहाँ तक तो मिट्टी है पूरा, तो जहाज़ तो आके यहीं रुक जाएगी ना, तो जहाज़ तो आगे यहाँ पर टच ही नहीं कर पाएगी, तो पोर्ट का निर्माण करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमको नेचुरल रूप से नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रूप से पोर्ट का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। Consider the following statement. Andaman Island are separated from Nicobar Island by 11 डिग्री चैनल। ये अंडमान निकोबार दोनों के बीच में एक चैनल है, जिसको कौन सा चैनल बोलते हैं आप सोचिएगा ज़रा, कि 11 डिग्री कि 9 डिग्री। अमीनी आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कन्नौर आइलैंड बाय 10 डिग्री चैनल। और एक है रिची आर्पालिगो या आरपी लेगो या आर क्या लिखा हुआ आरपी आर्चीपिएलागो। तो रिचीज आर्चीपिएलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, a group of its islands, the Bay of Bengal। 3 बातें आपको समझनी है इस क्वेश्चन में। एक तो अंडमान और निकोबार दोनों के बीच में कौन डिग्री चैनल है, और डिग्री चैनल है यूपीएससी ऑलरेडी पूछी है, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। चलिए, इसका सही जवाब है केवल और केवल 3 सही है, करेक्ट और करेक्ट 3 है बस। क्योंकि देखिए, आइलैंड की बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। आइलैंड, चूँकि हम लोग के देश में 2 मुख्य आइलैंड है, एक तो बे ऑफ बंगाल में है और दूसरा है अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल जो है ना वो मतलब आइलैंड का ग्रुप है, जिसमें 572 आइलैंड है या फिर इजलेट्स है, आइलेट्स भी है। दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री नॉर्थ और 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट के बीच में फैला हुआ है। There are 2 principal groups of islets include Reches archipelago and the Labyrinth Island. Entire group of island is divided into 2 broad category. एक है अंडमान in the north और निकोबार in the south. They are separated by the water body that is called 10 degree channel. एक वाटर बॉडी है, ऊपर है अंडमान, नीचे है निकोबार, दोनों के बीच में है एक वाटर बॉडी, और वो वाटर बॉडी कहलाती है 10 degree channel. It is believed that these islands are an elevated portion of the submarine mountain.
ये जो समुंदर के अंदर डूबा हुआ पानी के अंदर से निकला हुआ ये जो है ना, ये लोग आइलैंड ये बाहर आ गया है। However, some smaller island or volcanic in origin, कुछ जैसे कि बुआरन आइलैंड, the only active volcano in the India, is also situated in निकोबार। ये निकोबार में ही पड़ता है, नरकंडम स्थान है उसका नाम, बैरन आइलैंड है। कोस्टल लाइन हैज सम कोरल डिपॉजिट, और इसकी जो कोस्टल लाइन है वो कोरल डिपॉजिट है। ब्यूटीफुल बीचेज है। दिस आइलैंड्स रिसीव कॉन्वेंशनल रेनफॉल, और यहाँ पर कॉन्वेंशनल रेनफॉल होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब समझते हैं आप? बता रहा हूँ मैं। हैव एन इक्वेटोरियल टाइप ऑफ वेजिटेशन। कॉन्वेंशनल रेनफॉल का मतलब होता है 0 डिग्री के आसपास चूँकि क्षेत्र का विस्तार, तो यहाँ से हवाएं जो होती है ना ऊपर उठती है बहुत तेज़ी से, गर्म हवाएं इक्वेटर से 0 से 5 डिग्री के आसपास बहुत तेज़ी से ऊपर उठेगी, और जब हवाएं ऊपर उठेगी तो अपने साथ नमी, और ये यहाँ पर आके सेचुरेट हो जाएगी, और ये फिर डिपॉजिट करेगी, भारी वर्षा कराएगी। तो यहाँ पर कॉन्वेंशनल रेनफॉल होता है, भारी वर्षा होती है। इक्वेटोरियल वेजिटेशन है, समझते ही हैं इक्वेटोरियल वेजिटेशन, 60 मीटर तक ऊंचा ऊंचा वाला वृक्ष होता है, ज़बरदस्त मतलब नमी होती है वातावरण में, धूप ही धूप होता है, हर शाम को बारिश हो जाएगी, दोपहर को बारिश हो जाएगी। द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी। अब हम लोग अरेबियन सी की तरफ चलते हैं। इसमें लक्षद्वीप है और मिनिकोय है, दो को मुख्य है, लक्षद्वीप और मिनिकोय। दीज आर स्केटर्ड बिटवीन 8 डिग्री से 12 डिग्री नॉर्थ और 71 डिग्री से 74 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में फैला हुआ है। These islands are located at a distance of 280 से 480 किलोमीटर द केरला कोस्ट। तो केरला कोस्ट अगर यहाँ है तो 280 से लेके 480 किलोमीटर तक मतलब फैला हुआ है। द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ड ऑफ कोरल डिपॉजिट। हालांकि पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो कोरल डिपॉजिट से ही बना हुआ है। देयर आर परमानेंटली अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड है, जिसमें 11 पर लोग रहते हैं, जीवन है वहाँ पर। मिनिकोय उसमें से सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका मतलब लगभग 450 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ मिनिकोय। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय 11th डिग्री चैनल। पूरा का पूरा आइलैंड है ना वो डिवाइडेड किया गया है 11th डिग्री चैनल। नॉर्थ ऑफ इसके नॉर्थ में अमीनी आइलैंड है, और इसके साउथ में कैन्नोर आइलैंड है। तो नीचे सी ऊपर ए, दोनों के बीच में 11 डिग्री का चैनल 11। तो ऊपर है अमीनी, नीचे है कैनोवार, दोनों के बीच में है 11 डिग्री। द आइलैंड ऑफ दिस आर्चीपेलागो हैव स्ट्रॉन्ग बीचेज consisting of the unconsolidated pebbles, cobbles, boulders on the eastern seaboard. Consider the following statement. River originating from अमरकंटक रेंज सो रेडियल ड्रेनेज। अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यू नो स्टडी अबाउट इट। रेडियल होता है, कोई टेरियल्स होता है। रिवर्स ओरिजिनेटिंग छोटा नागपुर प्लेट, छोटा नागपुर प्लेट से जितनी नदियाँ निकलती है सब टेरियल्स या टेरोलीज ड्रेनेज पैटर्न बनती है। रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया सो द एंटीसीडेंट ड्रेनेज पैटर्न। सबके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, डोंट वरी। देखिए अमरकंटक पठार से जब नदियाँ होके ऐसे निकलती है तो ये रेडियल होगी, या फिर एक जगह जाके नदियाँ घुसती है तब उसको रेडियल कहते हैं। क्या है ये कॉन्सेप्ट रेडियल का? यहाँ पर आके जमा हो जाना। अमरकंटक पठार जो है ना वहाँ से नदियाँ फैल जाती है जाके, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा हो आपने। लेट्स सी, बी इज द राइट आंसर, 1 and 2 इज द राइट आंसर। देखिए व्हेन द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल, अब एक हिल है ये मान लीजिए, यहाँ से नदियाँ निकली और फ्लो की ऑल डायरेक्शन में, यहाँ से सब डायरेक्शन में नदियाँ चली गई, ठीक है। तो इस पैटर्न को कहते हैं रेडियल पैटर्न। और ख़ास करके जो अमरकंटक की जो पठारे हैं, अमरकंटक रेंज है, वहाँ पर बहुत ही नदियाँ इसी तरह से निकलती है।
व्हेन द प्राइमरली मतलब प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर, कोई एक नदी है इसकी जो मुख्य सहायक नदी है, सपोज ये फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, अब इसकी सहायक नदियाँ एक दूसरे के पैरेलल बह रही है सपोज, और इसकी जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज है वो मानते हैं सपोज इन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज मान लें और आके इसके 90 डिग्री में जाके मिल जाए, कि लंबी बहुत नदी है तो हो सकता है ऐसे बह रहा हो और ऐसे जाके ऐसे आगे ऐसे मिल जा रहा हो इसकी सहायक नदियों पे। तो अगर सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी जॉइन देम राइट एंगल्स, मुख्य धारा की जो नदियां हैं अगर एक दूसरे के पैरेलल बह रही हो और सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज उनमें आके 90 डिग्री पे मिल जाती हो तो इस पैटर्न को कहते हैं ट्रैलिस ट्रिलीज, river originating from the Chota Nagpur plate. So the trellis drainage pattern. Peninsular rivers show consequent drainage pattern. Consequent drainage pattern, which when the rivers flow, the general direction of flow. देखिए दो प्रकार की नदियाँ होती है, कंसिक्वेंट एक एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब है उसको लैंड फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, लैंड फॉर्म की स्ट्रक्चर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु ये सब को नदियाँ का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रास्ता है अपना खुद बनाती है, खुद अपना रास्ता क्रिएट करती है, उसको चीर देती है। इसके लैंड फॉर्म में सामने आने वाले बड़े बड़े पहाड़ कोई चीर के निकलती है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। मतलब जो नदियाँ जो बह रही है उसका जो पाथ में अगर कोई दूसरा चीज़ आया तो वो बाद में आया, नदियाँ पहले से ही बह रही है। और कुछ नदियाँ जो होती है वो स्लोप का सहारा लेती है, वो मतलब भीड़ की चाल चलना पसंद करती है, जो भीड़ का चाल चलना था ना उसकी पहचान लुप्त हो जाती है, भले उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको हिम्मत तो मिल जाता हो लेकिन पहचान तो गायब हो जाता ना। तो ऐसी नदी है जिसकी पहचान लुप्त हो जाए लेकिन उसको डर ना लगे, उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। तो आप किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, एंटीसीडेंट बनना चाहते हैं या कॉन्सिक्वेंट रिवर बनना चाहते हैं? थिंक अबाउट योर सेल्फ, आपकी क्वालिटी आपका व्यक्तित्व खुद अपनी स्पेशलिटी रखता है या नहीं, या भीड़ की तरह चलना पसंद करता है, वही आप करते हैं जो लोग बताते हैं, या आपका अपना कुछ व्यक्तित्व है या नहीं, आपका कोई अपना विचार है कि नहीं अपने डिसीजन मेकिंग में, कि अभी तक जितना भी कुछ डिसीजन मेकिंग है सब किसी और के द्वारा लोडेड है। अगर लोडेड है तो भैया आप कॉन्सिक्वेंसेस है, परिणामवादी है, एंटीसीडेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म बाय द रिवर्स ऑफ हिमालय ड्रेनेज सिस्टम? एक तो हिमालय की जो नदियाँ हैं वो बहुत ही खतरनाक नदियाँ हैं, एक तो युवा नदियाँ हैं और इतना भयानक नदियाँ हैं, इतनी तेज है, इतना लंबा विस्तार है, तो ये बनाएगी आपको बड़े बड़े वैलीज, ग्रेडेड वैलिया, गॉर्जेस, ब्रेडेड चैनल। तो एक और दो इसका पहचान है लेकिन दो और तीन इसकी, क्योंकि ये जो ग्रेडेड वैलीज है, ये ग्रेडेड वैलीज का हिंदी आई थिंक यू नो अबाउट दैट, ओनली एंड ओनली 2 and 3 द राइट आंसर। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की बात कर लेते हैं पूरा डिटेल में। हिमालय ड्रेनेज सिस्टम हैज़ इवॉल्व थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इसके पीछे एक लंबी भौगोलिक ऐतिहासिक कहानी है, मेनली इनको जिसमें गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र आती है उसको हिमालय ड्रेनेज सिस्टम के तहत रखा गया है। Since these are fed both by the melting of snow and precipitation, rivers of the system are perennial. These rivers passes through the Great Giant Gorge, carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Beside the deep gorges, these rivers also form V शेप का वैली बनाती है, rapids and waterfalls in their mountainous courses. While entering the plains, जब वो प्लेन में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका काम डिपोजिशनल फीचर्स लाइक फ्लैट वैलीज, ऑक्सबो लेक्स, फ्लड प्लेन्स, ब्राइडेड चैनल्स, डेल्टाज नियर द माउथ ऑफ द रिवर। जैसे अब सपोज गंगा यहाँ समाप्त होने वाली है, घुसने वाली है बंगाल, तो यहाँ बना देगी डेल्टा,
सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा। इन द हिमालयन रीचेस the course of these rivers is highly tortuous, but over the plains they display strong meandering tendency shift their course frequently. River Kosi is also known as Sorrow of Bihar, has been notorious for the frequently changing in course. जो अपनी ज़िंदगी में रिवर कोसी की तरह होंगे ना, उनका कुछ होने वाला नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ वो कुख्यात हो जाएंगे। मतलब वो मोहम्मद बिन तुगलक के जैसा है, ऐसे बह रहा है तो कभी ऐसे बह रहा है, कभी ऐसे बह रहा है, तो ये बाढ़ लाएगी, संकट लाएगी। कोसी brings huge quantity of sediment from its upper reaches and deposit its plain. The course gets blocked and consequently river changes its course. इतना सील्टे ला देती है आपने रास्ते पे ही, तो रास्ते में उसको इसको काट के इधर से निकलना पड़ता है नदियों में। Consider the following statement. Potawar Plate will act as a water divide between Indus and Ganga drainage system. Down thrusting of Malda Gap area between Rajmal Hills and Meghalaya Hills, a plate diverted the Brahmaputra drainage system to flow the Bay of Bengal. Is that correct? चलिए, इसका सही जवाब केवल और केवल सी है, मतलब दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में आप समझ जाइए आप कि हिमालय का जो उत्पत्ति है उसकी हिमालय ड्रेनेज सिस्टम की कैसे आखिर इवोल्यूशन विकास कैसे हुआ, इसका प्रक्रिया। There are different opinions about the evolution of the Himalaya river. However, geologists believe that mighty river called Shivalik या फिर Indo-Brahma traversed the entire longitudinal extent of the Himalaya from Assam to Punjab and onwards to Sindh. अच्छा, पहली नदी ऐसे बहती थी, पहले वो असम से निकली, पंजाब में घुसी, सिंध में प्रवेश कर गई, फाइनली डिस्चार्ज इनटू द गल्फ ऑफ सिंध नियर द लोअर पंजाब, और ये गल्फ ऑफ सिंध में घुस गई। और ये कथा रहा है मियोसीन पीरियड का, आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले की कथा बताया जा रहा है, मियोसीन पीरियड का। Remarkably, continuity of Shivalik and its lacustrine origin, an alluvial deposit consisting of sand, silt, clay, boulder, conglomerate supported the viewpoint. It is the opinion that in the due course of the time, Indo-Brahmaputra river was dismembered, dismembered into the three main drainage systems: the Indus and its 5 tributaries in the western part, the Ganga and its Himalayan tributaries in the central part, and the stretches of the Brahmaputra in the Assam and its Himalayan tributaries in the eastern part, the western, middle, or eastern part. The dismemberment was probably due to its Pleistocene upheaval in the western Himalaya. और ये जो डिसमेंबरमेंट हो गया, एक दूसरे से जो अलग हो गए ये लोग, इसका कारण था प्लेस्टोसीन काल में हिमालय ऊपर चलता गया, ऊपर उठता गया, वेस्टर्न हिमालय, इंक्लूडिंग द अपलिफ्ट ऑफ द पोटवार प्लेट, दिल्ली रीज भी ऊपर चलता गया, अपलिफ्ट ऑफ पोटवार प्लेट, which acts as a water divide between the Indus and Ganga drainage system. और गंगा और सिंध को पीछे छोड़ती हुई ब्रह्मपुत्र ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गई। Likewise, the down thrusting of Malda Gap area between Rajmar Hills and the Meghalaya Plateau during the mid-Pleistocene period diverted the Ganga and Brahmaputra system to flow towards the Bay of Bengal. और जब मालदा और राजमल हिल्स के बीच में जो गैप क्रिएट हुआ ना, उसने कहीं ना कहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र को बे ऑफ बंगाल में डूबने के लिए मजबूर कर दिया।
Consider the following statement regarding the Indus River system. Khurram, Gomal, Bhaiboa, Bhaiboa या Biboa are the tributaries of Indus River. इंडस रिवर की सहायक नदी है गोमल, बिबोआ, खुर्रम. Jhelum is the largest tributary of Indus River. Chenab is an antecedent river. Which are the correct? एक ही सही है, केवल और केवल एक. इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं. Indus, also known as Sindhu, is the westernmost part of the Himalaya River in India. It originated from the glacier near Bokhar Chau, Tibetan region at altitude लगभग मान लीजिए 4000 मीटर in Kailash mountain range. In Tibet it is known as सिंगी खम्बन. सिंगी खम्बन या लायन माउथ से निकलता है ये, लायन माउथ. Indus received a number of Himalayan tributaries such as Syok, Gilgit, Jaskar, Hunja, Nubra, Sigar, Sihiyar, Gasting, Dras, and it finally emerged out of the hills near the Attock, where it received the Kabul River on its right bank. The other important tributaries joining the right bank of the Indus जैसे कि खुर्रम, टोची, गोमल, बिभोआ and the Sangar, they all originated from Suleiman Range. The river flows southward and receives Panchnath a little above the Mathankot. Panchnath name is given to the 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Beas, Ravi, Chenab, Jhelum. Chenab is the largest tributary of Indus. Largest tributary. It is formed by the two streams Chandra and Bhaga, which joined at Tandi near the Kalong in Himachal Pradesh. Hence, it is known as also Chandrabhaga. चेनाब को चंद्रभागा भी बोलते हैं. रिवर फ्लोज लगभग समझ लीजिए 1100 किलोमीटर के आसपास. इससे पहले वो पाकिस्तान में घुसे, पहले वो 1100 किलोमीटर की यात्रा करती है. इट इज़ नॉट एन एंटीसीडेंट रिवर, ये कोई एंटीसीडेंट रिवर नहीं है. पानी अपना पूरा जीवन देकर पेड़ को बड़ा करता है, इसलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देती. तो शिक्षा भी हमारी एक ज़िंदगी को मतलब विस्तृत कर रही है और शायद हमारी मुसीबतों में कभी हमको ये डूबने ना देगी. तो शिक्षा प्राप्त करते रहिए, शिक्षा फैलाइए, आगे बढ़िए. ज़िंदगी का ओवरऑल यही मकसद होना चाहिए. सफलता असफलता तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का निर्धारण है. दैट्स ऑल. थैंक यू.